आज हम लोग भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और भाषा परिवर्तन पर विचार करेंगे। भाषा वैज्ञानिकों ने जो कार्य तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया था, उसमें ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की बहुत सारी समस्याओं पर स्वतः विचार हो गया था। कारण स्पष्ट है कि बिना ऐतिहासिक अध्ययन के पारिवारिक वर्गों का निर्धारण संभव नहीं था। ध्वनियों का जो परिवर्तन हुआ, जो शब्दों का आगमन हुआ या शब्दों की संरचना में और उनके अर्थ में परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों की ओर जो आरंभिक भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया, उनमें बहुत सारा अध्ययन समाहित हो चुका था। भाषा के उस परिवर्तन को आरंभ से ही समझा जा रहा था। यद्यपि भाषा वैज्ञानिक जो पुरानी रचनाएं हैं, ख़ास तौर से होमर की, उनमें देखा कि पाठ उसका परिवर्तित हो गया है और बाद की जो समकालीन भाषाएं हैं उनमें और पुरानी भाषा में काफ़ी अंतर है। तो इस अंतर को निर्दिष्ट करने में उन्हें ऐतिहासिक परिवर्तन के संदर्भ स्वतः ज्ञात हो रहे थे और जो व्युत्पत्ति की बात की जा रही थी, उस व्युत्पत्ति में भी सामयिक परिवर्तनों को निहित किया जा रहा था। इसलिए ये कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की बहुत सी प्रणाली समाहित थी और आगे उस क्रम को और बढ़ाया गया और उनके प्रभाव से तुलनात्मक अध्ययन और ऐतिहासिक अध्ययन की प्रक्रिया केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी स्वीकार की गई। ऐतिहासिक अध्ययन का एक और दूसरा नाम है कालक्रमिक अध्ययन और इसकी ओर फर्दिनांड सोसूर, जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, जिन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी माना जाता है, उन्होंने एककालिक और कालक्रमिक अध्ययन, इन दो विभाजनों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था। और एककालिक अध्ययन जो किसी काल विशेष में भाषा की संपूर्ण संरचनाओं अर्थात ध्वनियों के गठन, उनके प्रयोग की प्रविधि और उनकी रूप रचना, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ परिवर्तन आदि संदर्भों को निहित करती है, उन पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि इस तरह का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कालक्रमिक अध्ययन में विभिन्न कालों में किए गए भाषा के अध्ययन को तुलनात्मक दृष्टि से ये देखना कि उनमें समय समय पर ध्वनियों में क्या परिवर्तन आया, कैसे नए शब्दों की आकृतियाँ बनी और उनमें कैसे नए अर्थ ढले, वाक्य रचना पर क्या प्रभाव आया, रूप रचना कैसे बदली, ये सारे तत्व हैं, सारा विवेचन है, वो उस पर केंद्रित रहता है। तो ऐतिहासिक अध्ययन में भाषा के ध्वनियों के परिवर्तन को, शब्दों के परिवर्तन को, उनके नए अर्थ को, वाक्य संरचना को, सबका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति में एक तरह से हम प्राचीन जो बोलचाल की भाषा नहीं है, उस भाषा को केंद्र में रख करके उससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री हमारे पास होती है लिखित रूप में, या व्याकरण अगर उनका रचा गया हो, उस समय उन पर कोई अध्ययन हुआ है, और उसी क्रम में आगे की जो भाषाएं आई उनमें जो अध्ययन हुए ध्वनिगत, व्याकरणगत या शब्दगत, वाक्यगत, तो उनको क्रम से हम उनकी तुलना करते हैं और उनके आधार पर ये जानने की
चेष्टा करते हैं कि भाषा में समय समय पर क्या बदलाव आया और कैसे उनका एक नया रूप निर्मित हुआ। भारत देश को अगर हम ध्यान में रखें तो वैदिक काल से लेकर के और आज तक भाषाओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि यह परिवर्तन बहुत देर में प्रतीत होता है। भाषा का परिवर्तन निर्दिष्ट करने में समय लगता है, इतना तेज़ी से भाषा नहीं बदलती। तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रख करके बहुत बार ऐसा होता है कि हम भाषा को नया नाम ही दे देते हैं, जैसे वैदिक कालीन वैदिक संस्कृत, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो वैदिक संस्कृत कहते हैं कि लोगों के लिए वो दुर्लभ हो गई, कठिन हो गई, दुर्बोध हो गई। तो उसके स्थान पर एक जन भाषा आगे आई, जो पूर्व पांचाल क्षेत्र की जन भाषा थी, बोली थी, उसको व्यवस्थित किया गया, व्याकरण सम्मत बनाया गया और फिर उसको संस्कृत नाम दिया गया। जो पाणिनि ने उसका व्याकरण रच दिया तो उसका फिर ये परिणाम हुआ कि आगे चल करके दूसरी बोलियां सामने आई, क्योंकि जनता के लिए वह भी कठिन हो गई। तो इस तरह से भाषाओं में, चूँकि भाषा की प्रकृति ही है कि वह कठिनता से सरलता की ओर, सुबोधता की ओर बढ़ती है, उस क्रम में भाषा का वह परिवर्तन आगे चल करके एकदम नए भाषा का ही रूप धारण कर लेता है, बल्कि उसको नया नाम ही दे दिया जाता है। तो उसी क्रम में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं सामने आईं। अपभ्रंश के बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो इस तरह से भाषा के इस ऐतिहासिक अध्ययन का विशेष महत्व है, और इस क्रम में बहुत सी शब्दावली, बहुत सी ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं, बहुत सी नई ध्वनियाँ भी आ जाती हैं। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में हम ध्वनियों के परिवर्तन का, शब्दों के परिवर्तन का, वाक्य के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और उसी क्रम में चूँकि भाषा का मुख्य लक्ष्य तो है अर्थ की अभिव्यक्ति, तो उसका भी पता करते हैं। और इस ऐतिहासिक अध्ययन की एक जो प्रणाली तुलनात्मक में थी कि हम वर्तमान से अतीत की ओर जाते, और वर्तमान से अतीत की ओर जाने का मतलब कि एक तरह से पुनर्निर्माण करते थे कि भाषा का आनुवंशिक संबंध का पता लगाना कि किस भाषा का किससे पारिवारिक संबंध है, किस भाषा से वो निकल करके आई और कैसे भौगोलिक अंतर के साथ या भौगोलिक भेद के अनुसार उसमें परिवर्तन आया। तो ये सारी चीज़ें उस रूप में देखी जाती थी तुलनात्मक भाषा विज्ञान में। और ऐतिहासिक में हम प्राचीन से शुरू करके आधुनिक संदर्भ में आते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक अध्ययन है, इसको यद्यपि आधुनिक भाषा वैज्ञानिक कम महत्व देते हैं। कारण ये है कि आधुनिक भाषा विज्ञान में प्रमुख रूप से बोलियों के अध्ययन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि भाषा का वास्तविक अध्ययन बोलचाल की भाषा पर निर्भर करता है। बोलचाल की भाषा, जो प्राचीन भाषा है, वो बोलचाल की दृष्टि से मृत हो गई है। उसके विषय में जो हमारे पास लिखित सूचनाएं हैं, जो उनका उस समय का अध्ययन है, उसी से हम काम चलाते हैं। लेकिन जिस देश में अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध रहती है, वहाँ पर इस तरह का अध्ययन ज़्यादा आसान होता है। जैसे भारत में संयोग से थोड़ा बाद में ही सही, मतलब जो भाषा बोलचाल के समय में तो व्याकरण नहीं रचा गया, कुछ देर में ही रचा गया, लेकिन प्रायः सभी भाषाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। तो जो एक कालिक अध्ययन होता है, उस एक कालिक अध्ययन को ही हम एक तरह से आधार बनाते हैं और उसी आधार पर उस परिवर्तन को निरूपित करते हैं। जैसे संयोग से पाणिनि का व्याकरण उपलब्ध है, बहुत ही व्यापक व्याकरण है, बहुत ही सूक्ष्म है, और उसी क्रम में पाली का भी व्याकरण लिखा गया था, कात्यायन और मोगलायन ने लिखा। प्राकृत का व्याकरण रचा गया, हेमचंद्र ने रचा।
तो इस तरह से अपभ्रंश का व्याकरण रचा गया। तो इन व्याकरणिक ग्रंथों से हमें ध्वनियों के स्वरूप आदि का पता चल जाता है, लेकिन परिवर्तन जो है वह काफ़ी महत्व का होता है और हमको अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा का भी इसके माध्यम से बोध होता है, अपनी भाषिक समृद्धि का और उस समय के सांस्कृतिक संरचना का भी उसके माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो ये जो ऐतिहासिक अध्ययन है, इसमें ध्वनियों का जो परिवर्तन है वो भी बड़ा रोचक है और ध्वनि परिवर्तन के लिए विद्वानों ने, जो प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। ये दो पाश्चात्य जगत में ब्रेडस्टॉर्क डेनिश ये विद्वान थे, जिन्होंने भाषा के विकास पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि पूर्ववर्ती पाश्चात्य विद्वानों ने इस तरफ ध्यान बहुत कम दिया था। ये ध्वनि शास्त्र के विशेषज्ञ थे। इन्होंने ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विचार किया और ये साथ में उसके भाषा परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला है। ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण में इन्होंने आलस्य को निरूपित किया है। तो ये आलस्य शब्द बाद में चल करके जब आधुनिक चिंतन शुरू हुआ तो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक नया नाम दिया और वो दिया कि भाषा का जो परिवर्तन है वह प्रयत्न लाघव या मुख सुख के कारण होता है और ख़ास तौर से ध्वनियों का परिवर्तन होता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ज़्यादा अंगों को, जीभ को बहुत तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, पीछे ले जाना पड़ता है, तो सामान्य जन सुविधाभोगी होता है। मनुष्य का स्वभाव भी है कि कम से कम मेहनत में वह अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर ले, अधिक से अधिक फल पा जाए। तो जैसे संस्कृत में जो मूर्धन्य ध्वनियाँ थीं, खास तौर से मूर्धन्य श, तो उसका उच्चारण पाली के ज़माने में ही दंत सा में हो गया था। कारण क्या है कि इसमें जीभ को मूर्धा पर ले जाना पड़ता है और उसमें एक तरह से कहते हैं कि द्राविड़ी व्यायाम हो जाता है। और जबकि दंत सा का उच्चारण आसान है, तो ज़्यादातर क्या हुआ कि तालव्य सा को, मूर्धन्य सा को भी लोगों ने दंत सा सदृश उच्चरित किया है। और इसी तरह से जो विदेशी प्रभाव पड़ता है या सादृश्य के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन नए तरह के शब्द को प्रकाश में ले आता है और वो शब्द प्रचलन में आ जाता है। अगर विदेशी भाषा से संपर्क होता है तो उससे भी नए शब्द आते हैं और नई ध्वनियाँ भी आती। जैसे हिंदी में फारसी का संपर्क हुआ हिंदी के साथ, बल्कि हिंदी शब्द को लेकर ही ये कहा जाता है कि ये फारसी का ही शब्द है। तो वहाँ सा को हा उच्चारण होता रहा। तो अपने यहाँ जैसे सप्ताह बोलते हैं, हफ्ता बोलते हैं, दोनों शब्द चलते हैं, सा का हा हो गया। इसी तरह सिंध से हिंद बना तो हिंदी शब्द आ गया, हिंदू आया। तो इस तरह से जो शब्दावली है वह या ध्वनियाँ है उसकी दूसरी भाषाओं के संपर्क के कारण भी बदलती है। तो एक विद्वान पश्चिम के हैं मैक्स मुलर, जो भारतवादी चिंतक हैं, भारतीय भाषाओं, प्राचीन भारतीय भाषाओं के बहुत ही गहरे अध्येता रहे हैं। तो उन्होंने भाषा के उद्गम, विकास और उसके कारणों पर विचार किया और जो कार्य हुए उनको सबको संकलित किया। इससे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की काफ़ी प्रेरणा मिली उस दिशा में काम करने का, अध्ययन करने का, विचार करने का। तो ये ऐतिहासिक भाषा विज्ञान एक तरह से सभी अंगों को लेकर बढ़ता है और उसमें ध्वनियों का जो परिवर्तन है वो अपने आप में बड़ा रोचक सा महसूस होता है। उनमें कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनका स्थान बदल जाता है, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें लोप हो जाता है। उच्चारण की सुविधा के लिए सब होता है,
जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को विदेशी शब्द हैं स्कूल, स्कूल में अपसा का उच्चारण आरंभ में अगर वो मूल व्यंजन है तो उसमें कठिनाई होती है, तो उसमें हम ई का कई बार संयोग कर देते हैं। इसी तरह से कई लोग जैसे स्पष्ट बोलना है तो ई का सहारा हल्का लेते हैं, नहीं तो आ का सहारा ले लेते हैं, और अ जो है उसको निषेधात्मक कर देता है, अस्पष्ट कर देता है, अस्पष्ट बोलो अस्पष्ट, तो उससे क्या होता है जैसे कि वो निषेध कर रहा है, क्योंकि निगेटिव है, निषेध करता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वह ध्वनि परिवर्तन में दिखाई देती हैं। सूर्य है, सूरज बना दी है, तो वर्ण विपर्य, वर्णागम, स्वरागम, स्वरलोप आदि जो प्रवृत्तियां हैं यह हमें ऐतिहासिक क्रम में दिखाई देती हैं। यही नहीं, शब्द के उच्चारण के जो लिखित भाषा है उसमें तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर कोई व्याकरणिक निर्देश है तब उससे स्पष्ट होता है। वैदिक काल में आय औ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वहाँ उसका उच्चारण आई आओ, फिर संस्कृत में आई औ, हिंदी में आय औ, तो ये जो परिवर्तन है वहाँ दिखाई देता है। इसी तरह उच्चारण के स्थान बदल जाते हैं। क वर्ग को हम लोग संस्कृत के ही अनुकरण पर कहते हैं कि ये कंठ ध्वनि है, जबकि हिंदी में वास्तव में ये कोमल तालव्य हो गया है। तो ये जो ध्वनि का क्रम है, इसी तरह से शब्दों की संरचना में ध्वनियों की भूमिकाएं भी बदलती। जैसे कि प्राकृतों में अणा से ध्वनियाँ शुरू होता है, शब्द शुरू हो सकता है, णमोकार, णमो, लेकिन हिंदी में अणा से शुरू नहीं होता, संस्कृत में भी नहीं शुरू होगा, नमो। ऐसे कुछ बोलियां हैं जहाँ णा की इतनी प्रधानता है कि सबना की जगह णा ही आ जाता है। यही स्थिति रूप रचना की है, और रूप रचना में तो बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ ऐतिहासिक क्रम में। इसका अध्ययन जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भारतीय भाषाओं पर इस तरह का कार्य किया, और फिर आगे चल के भारतीय विद्वानों ने भी उस क्रम को आगे बढ़ाया। इसमें शब्द हैं, पहले शब्द को रूप रचना करने में एक शब्द को 7 कारकों में विभाजित किया जाता था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इस तरह से एक शब्द के 24 रूप, यद्यपि कुछ रूप समान भी थे, लेकिन मोटे तौर से 24 रूपों की मान्यता है। अब शब्द का, और उसमें भी लिंग का भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि, तो इस भेद को अगर किसी को ज्ञात है तब वह एक शुद्ध प्रयोग भाषा का कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें उससे भाषा के लिए कहा जाता है ना कि कठिनता से सरलता की ओर जाती है, दुर्बोध से सुबोध होती है। तो इस कारण से धीरे धीरे रूप रचना घटती गई। अपभ्रंश में केवल 3 प्रकार के रूप हैं, और आगे चल करके निर्विभक्तिक रूप बन गए। तो ये जो ऐतिहासिक परिवर्तन है भाषा का, यह अपने आप में अध्ययन की दृष्टि से बड़ा रोचक है। इसी तरह से वाक्य रचना में पदों का स्थान निश्चित हो जाता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। रामः मोहनम ताड़ेत या मोहनम रामः ताड़ेत, दोनों कहने से कोई अर्थ नहीं आता, क्योंकि वह शब्द अपने कर्म स्थानिक होने के, उसमें कर्म का जो विभक्ति लगी है वो उसको सुनिश्चित कर देती है। हिंदी में स्थान से ही कर्ता कर्म का निर्णय हो जाता है बहुत बार। राम मोहन को मारता है, मोहन राम को मारता है, उलट गया। तो ये जो परिवर्तन है, इसी तरह से कई अर्थ के भी परिवर्तन हो जाते हैं, सामाजिक कारणों से भी परिवर्तन हो जाते हैं। जो उसका पुराना अर्थ रहता है खो जाता है और नया उसमें शामिल हो जाता है। तो ये अध्ययन अपने आप में काफ़ी महत्व का है। यद्यपि फर्दिनांद ससुर जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, कहते हैं इस तरह के अध्ययन की वर्तमान कालिक भाषा को समझने के लिए बहुत महत्व नहीं है, लेकिन
ऐसी कोई भाषा जब समकालिक रहती है तो यद्यपि अपने समय उससे अपने सामाजिक कार्यों के लिए तो पूर्ण होती है, लेकिन बहुत से ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं जिनका एक वैश्विक संदर्भ होता है, आविष्कार की चीज़ें हैं उनका भी वैश्विक संदर्भ होता है। तो उन सबको व्यक्त करने के लिए नई नई शब्दावली को लेना पड़ता है, और उस शब्दावली के लिए अगर किसी देश की प्राचीन भाषा बहुत समृद्ध है तो उसमें से वो चीज़ों को ग्रहण कर ले लेता है। तो ऐसे ही वहाँ पाश्चात्य जगत में भी लैटिन से बहुत सी शब्दावली ली गई। फिर बाद में फ्रेंच, जो कि काफ़ी समृद्ध भाषा मानती, सांस्कृतिक जिससे संपन्न भाषा मानी जाती थी, तो अंग्रेजी में बहुत से शब्द उससे आए। वैसे अंग्रेजी तो विश्व की भाषाओं से अपनी शब्दावली को लेती रहती है। तो ये जो संदर्भ है वह अर्थ के स्तर पर भी घटित होता है। तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान महत्व का है, और पाश्चात्य जगत में इस क्रम को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। अब दूसरा जो पक्ष प्रमुख रूप से आया कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, तो ऐतिहासिक अध्ययन में ही ये भाव उभर करके आ जाता है कि भाषा परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तन का कारण क्या है और उस परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है। मैंने बताया कि भाषा जो है वह सामाजिक वस्तु है, और भाषा में ही मनुष्य अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, अपने सपनों या अपने विचारों को व्यक्त करता है, और उस अभिव्यक्ति में वह भाषा के में परिवर्तन करता, नए नए शब्दों को ले आता रहता है। तो एक तो परिवर्तन का मुख्य कारण होता है अनुकरण की अपूर्णता के साथ साथ मुक्सुक की मैंने चर्चा की, प्रयत्न लाघव कि मैंने पूरा उच्चारण पूरे श्रम से नहीं करना चाहता है, कम में काम चल जाए। और दूसरी जो स्थिति है वो है उसमें बहुत से नए नए शब्दों को जोड़ता रहता है, नए नए अर्थ देता रहता है। इस तरह से भाषा के और राजनीतिक कारणों से, दूसरी भाषा के संपर्क से, दूसरी भाषा की ध्वनियों के आगमन से, शब्दावली के आगमन से, इस तरह से भाषा में बदलाव होता रहता है, और यह बदलाव भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस बदलाव से हम अपने विचारों को और सशक्त माध्यम से और अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर लेते हैं। भाषा का जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से और अन्य जो भाषाओं का संपर्क है उन कारणों से होता है, और यह परिवर्तन भाषा को और समृद्ध करता है, समयानुकूल उसकी आवश्यकता को और पूर्ण बनाता है, समृद्ध बनाता है। इसलिए भाषा का परिवर्तन महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय भी।